हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और जैसा कि 9 सेट 8 एग्जामिनेशंस के लिए हम लोगों ने 100 क्लास चैलेंज की एक सीरीज स्टार्ट की थी। आज उस सीरीज की हमारी क्लास 28 है और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सब्जेक्ट पैथोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के, दैट इज अ सिस्टमिक पैथोलॉजी। ये टॉपिक एकदम हमारा सुपरफिशियल और बेसिक पैथोलॉजी से ही रिलेटेड है। तो चलिए हम जरा देखते हैं कि हमारा बेसिक कितना तैयार है। तो आज का ये सेशन हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? तो पैथोजेनेसिस अपने में ही टर्म है। जेनेसिस दैट मीन्स अ फॉर्मेशन और स्टडी, और पैथो दैट मीन्स पैथोजेंस और माइक्रोब्स। तो जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, द स्टडी of the distribution of disease in a population, the structure alteration included in cell and organs, the sequence of event in the development of disease and the cause of disease। तो cause of disease को हम क्या बोलते हैं? etiology बोलते हैं, उसको हम पैथोजेनेसिस बिल्कुल नहीं बोलते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट मीन्स एक ऐसा पैराग्राफ या ऐसी मैकेनिज्म जिसके थ्रू कोई भी डिजीज डेवलपमेंट हो रही है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है, वो नई बन रही है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दैट मीन्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। इसका सीधा मतलब है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट से हमें समझना है मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, किस तरह से वो पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक कर रहा है, उसके बाद वो कौन से ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रहा है जिसकी वजह से कोई भी डिजीज की का डेवलपमेंट हो रहा है। दैट मीन्स जेनेसिस हो रही है, पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है what type of cellular adaptation occurs in the heart due to increased workload। तो यहाँ पे सीधा उसने पूछा है सेलुलर अडेप्टेशन के बारे में। तो सेलुलर अडेप्टेशन क्या होता है? सेलुलर अडेप्टेशन एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसमें हमारी सेल थोड़ी देर के लिए उस हमारे एनवायरनमेंट को, उस स्ट्रेस को अडेप्ट कर लेती है फॉर सर्वाइवल पर्पस। तो हार्ट की मसल्स हमारा वर्कलोड बढ़ने पे किस तरह सेलुलर एडाप्टेशन के केस में जाएगी? तो अगर हम एट्रोफी की बात करें तो एट्रोफी क्या होता है? डिक्रीज साइज, सेल का साइज डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर हमारा वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स उसको ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, उसको एटीपी की डिमांड ज्यादा है। तो अगर हर चीज उसको ज्यादा चाहिए तो कम साइज में ज्यादा चीजें एडजस्ट नहीं हो पाएंगी। सेकेंड वन इज अ हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया का मतलब होता है यहाँ पे इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। अगर ढेर सारी सेल्स वहां पे डेवलप हो जाएंगी तो उन सेल्स को भी अपनी ऑक्सीजन और एटीपी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, तो यहाँ पे वो सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी दैट मीन्स इंक्रीज साइज। अगर वही सेल का साइज बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो वहां पर ऑक्सीजन, एटीपी, न्यूट्रिशन, इन सारी चीजों की डिमांड या सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। एंड मेटाप्लासिया, मेटाप्लासिया क्या होता है? रिप्लेसमेंट। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या है? हाइपरट्रॉफी है। हाइपरट्रॉफी क्यों है ये आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे सेल के साइज को बढ़ाना है। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिक्वायरमेंट ज्यादा आएगी और जो वर्कलोड बढ़ रहा है वो वर्कलोड आसानी से पूरा हो जाएगा। इस इमेज के थ्रू समझिए, ये हमारी नॉर्मल मसल्स हैं। जब इस पे हम वर्कलोड बढ़ाते हैं, स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, तो स्ट्रेस के साथ ही साथ उस मसल्स में क्या होगा? एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो जिनकी वजह से यही स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेल्स अपने साइज को क्या कर लेगी? बढ़ा लेगी। सेल का साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उसको, तो वो सारे न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और जितनी भी तरह की उसकी डिमांड है वो कंप्लीट हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is a characteristic feature of apoptosis?
तो एपोप्टोसिस क्या होती है? हमें मालूम है कि एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ होता है जिसमें एक सीक्वेंस ऑफ कैस्केड मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है और वो किसी भी सेल का आफ्टर लाइफ साइकिल पूरी होने के बाद उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है सेल स्वेलिंग एंड लिसिस, तो सेल की स्वेलिंग हमारे एपोप्टोसिस में नहीं आएगी। इन्फ्लामेशन ऑफ सराउंडिंग टिश्यू नहीं। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस बिल्कुल नहीं। प्रोग्राम सेल श्रिंकेज एंड क्रोमैटिन कंडेंसेशन बिल्कुल सही। जब हमारी सेल की लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, सपोज हमारी आरबीसी सेल है, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज का होता है। आफ्टर 120 डेज हमारी जो आरबीसी होती है वो एपोप्टोसिस की प्रोसेस में जाती हैं और एक प्रोग्राम को परफॉर्म करती हैं जिसमें उनका क्रोमैटिन कंडेंस होते हैं और जैसे ही किसी सेल में क्रोमैटिन कंडेंस हो जाते हैं वो सेल धीरे धीरे डिग्रेडेट होने लगती है और उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल? आधा ही क्वेश्चन पढ़ के हमें आंसर पता चल चुका है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन टिश्यू और ऑर्गन, तो जल्दी जल्दी बताइए। इंक्रीज इन द नंबर, अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो हमारा इसमें से ऑप्शन क्या होगा? हाइपरप्लासिया। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ट्रॉफी से हमें याद रखना है, ट्रॉफी क्या होती है? इनाम में दी जाने वाली चीज होती है। तो ट्रॉफी का साइज जितना बड़ा होता है वो ट्रॉफी उतनी अच्छी लगती है। तो ट्रॉफी को आप साइज से याद रखिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो किसके लिए आएगा? नंबर के लिए आएगा। तो जब भी नंबर की बात होगी, हाइपर दैट मीन्स ऑलरेडी इंक्रीज, दोनों में हाइपर है, दोनों ही बढ़ रहे हैं। पर ट्रॉफी साइज के लिए है और प्लासिया नंबर के लिए है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is an example of physical insert that can cause a cell damage? अब यहाँ पे पूछा गया है कि सेलुलर मैकेनिज्म में सेल डैमेज के थ्रू कौन सी ऐसे कारक है जो फिजिकली हमारी सेल को इंजर्ड पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। एसिड, ये तो हमारा केमिकल है। ट्रॉमा, दैट इज अ फिजिकल। बैक्टीरिया, दैट इज अ माइक्रो बैक्टीरियल। ऑटोइम्यून डिजीज, जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इम्यूनोलॉजी। तो राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर इज अ ट्रॉमा। ट्रॉमा के थ्रू जो भी इंजरी हो रही है, हमारी सेल डैमेज हो रही है, सेल में स्ट्रेस आ रहा है, वो हमारे फिजिकल इंसर्ट का एक एग्जाम्पल है। उसी जगह अगर यहाँ पे फिजिकल ना दे के आपको केमिकल, माइक्रोबैक्टीरियल या फिर इम्यूनो की तरह पूछा जाएगा तो हमारा ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें टर्म को देखना है कि क्वेश्चन में स्पेसिफिक पूछा क्या गया है। जो भी यहाँ पर होगा हम अपना ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैथोलॉजी? वाओ, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, पैथोलॉजी होती क्या है? तो इसका आंसर तो आप सबको भी मालूम होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। सो राइट आंसर इज व्हाट? The study of structural and function changes in cell, tissue, organ that underline disease. अगर आपने ये टर्म मिस कर दिया तो वो पैथोलॉजी की डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि जहां पैथोलॉजी है वहां उसकी डिजीज जरूर होगी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पैथोलॉजी व्हाट डज ईटियोलॉजी रिफर्स? अब यहाँ पे पूछा गया कि पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर, पैथोलॉजी टर्म के अंदर हम ईटियोलॉजी का यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं? तो ईटियोलॉजी का सीधा डेफिनेशन होती है द कॉज ऑफ डिजीज। अगर किसी भी डिजीज के कॉज को जानना है, वो क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, उसके होने का कारण क्या है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ईटियोलॉजी। ये क्वेश्चन भी हमारे जो क्वेश्चन है उसी में उसका आंसर छुपा है, ईटियोलॉजी द कॉज ऑफ डिजीज। इसमें एकदम हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
What is the role of lymphocytes in the inflammatory response? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में जब भी कभी इन्फ्लामेशन होती है, कोई भी सेल इंजरी है या कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाइस है, स्ट्रेस है, उसकी वजह से जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो वो उस इन्फ्लामेशन में लिम्फोसाइट सेल्स का क्या रोल होता है? अपने ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। अगर यहाँ पे वैसोडाइलेशन की बात कर रहे हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें हमारी लिम्फोसाइट्स का रोल नहीं होगा। फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, तो फैगोसाइटोसिस की बैक्टीरिया के लिए भी हमारी लिम्फोसाइट सेल अवेलेबल नहीं होती है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ओके, रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड हेपारिन, तो हेपारिन और हिस्टामिन को रिलीज करने के लिए हमारी मास्ट सेल्स होती हैं। तो ऑप्शन क्या हमारा रिमेन बचा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज जो होती हैं, स्टार्ट होती हैं, वो हमारे बाय लिम्फोसाइट सेल्स के थ्रू ही होती है। यहाँ पे देखिए लिम्फोसाइट्स दैट इज बी सेल एंड टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स टू टाइप्स की होती है। ये दोनों सेल्स क्या करती है? एक क्रूशियल कंपोनेंट होती है हमारी अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का। यहाँ पर एक नया टर्म आया है, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम भी दो तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। तो जो अडेप्टिव इम्यून का पार्ट है उसमें हमारी बी सेल्स और टी सेल्स रेगुलेट होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, जो क्या करती हैं? हमारा एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। सेल बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? टी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं और वो क्या करती है? पैथोजन को ट्रिगर करती है। दैट इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दो टाइप की हो रही है, एक होती है हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी और एक होती है सेल बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स। अडेप्टिव में हमारी बी लिम्फोसाइट्स यूज हो रही हैं, सेल बेस्ड में हमारी टी लिम्फोसाइट्स यूज हो रही हैं, और ये दोनों ही लिम्फोसाइट्स, ये दोनों ही सेल लिम्फोसाइट सेल की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following best describe chronic inflammation? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन हम किस चीज से अच्छा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है विथ न्यूरोफिल इन्फिल्ट्रेशन, तो ये हमारी एक्यूट इन्फ्लामेशन में जाएगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन लिखा है। लॉन्ग ड्यूरेशन विथ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस, तो ये जो है हमारी क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट ऑप्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वैसोडाइलेशन एंड एडिमा, ये हमारे एक्यूट एज वेल एज क्रोनिक दोनों में होती हैं। प्राइमरी इन्वॉल्विंग मास्ट सेल एक्टिवेशन, ये भी हमारे क्रोनिक और एक्यूट दोनों में ही होने वाली पाई जाने वाली सिम्टम्स है। तो यहाँ पे उसने पूछा है बेस्ट डिस्क्राइब हम क्रोनिक को किस चीज से कर सकते हैं। तो बेस्ट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें उसका क्या चाहिए? स्पेसिफिक फीचर चाहिए, जो कि है लॉन्ग ड्यूरेशन विथ इनफिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज नेक्रोसिस? अभी हमने एपोप्टोसिस की बात की थी, दैट इज अ प्रोग्राम सेल डेथ, बट अब उसी का रिवर्स है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस क्या होती है? एक्सीडेंटल सेल डैमेज बाय किसी भी नेचर के थ्रू, किसी भी इंसिडेंट्स के थ्रू, इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू, कोई भी सेल अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट किए बिना ही अगर वो डैमेज हो जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं नेक्रोसिस। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? प्रोग्राम सेल डेथ, दैट इज एपोप्टोसिस। सेल एडेप्टेशन टू स्ट्रेस, वो भी हमारे सेल एडेप्टेशन में जाएगा। सेल डेथ ड्यू टू इरिवर्सिबल इंजरी, बिल्कुल सही। सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, तो ये हमारी एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों का ही पार्ट नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेल डेथ ड्यू टू इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जो कि किसी भी ड्यूरेशन में हो सकती है सेल की लाइफ साइकिल कंप्लीट होने से पहले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिस्टोकेमिस्ट्री इन पैथोलॉजी? अब यहाँ पे दो टेस्ट को एक साथ मर्ज किया है,
हिस्टो प्लस केमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी भी है और उसकी केमिस्ट्री, दैट मीन्स केमिकल टेस्ट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है टू कल्चर सेल, सेल के कल्चर को हम माइक्रो के थ्रू कल्चर करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे कोई भी इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। टू एग्जामिन द ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ टिश्यू, अगर हम सिर्फ टिश्यू की अपीयरेंस देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्टोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, उसमें केमिस्ट्री नहीं आ रही है। टू डिस्टिंग्विश, दैट मीन्स टू डिफरेंशिएट सेल कंपोनेंट्स यूजिंग ट्रीटेड टिश्यू सेक्शन, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डिफाइंड कर रहे हैं, अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं सेल के कंपोनेंट्स को, और इसको सेगमेंट करने के लिए हमें केमिकल की भी यूज हो रही है और विजुअल देखने के लिए हमें हिस्टो की भी यूज हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कैसे, हिस्टोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्पेसिफिक स्टेन एंड केमिकल रिएक्शन, अब यहाँ पे हम स्टेनिंग भी कर रहे हैं और कुछ केमिकल रिएक्शंस की स्टेनिंग हो रही है जो कि टिश्यू के सेक्शन को करते हैं उसको देखने के लिए और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए उसके सेलुलर कंपोनेंट्स को, सच एज एंजाइम, प्रोटीन एंड अदर बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a typical cause of cardiogenic shock, कार्डियोजेनिक शॉक किसकी वजह से कॉज हो रहा है। तो इसका ऑप्शन भी आपको पता है, आंसर इसका पता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। चलिए देखते हैं। हेमोरेज, हेमोरेज दैट मीन्स ब्लॉकेज ऑफ एनी वॉल्व या ब्लड का स्टॉप हो जाना हमारा हेमोरेज में आता है। सीवियर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के रूप में होने वाली, या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। यहाँ पर हमारे चार में से दो ऑप्शन तो कैंसिल होगा। अगर आपको डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में जब डाउट होता है तो उसमें ये मत सोचिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बल्कि जो उसमें दिए हुए ऑप्शन है उसमें से आप रिमेनिंग तीन ऑप्शंस को गलत कर दीजिए तो ऑटोमेटिक आपका जो एक ऑप्शन बचता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ सही माना जाएगा। तो अगर आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिल रहे हैं जिसमें आपको डाउट है तो उनको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं अदर ऑप्शंस को गलत करके। कैसे, हमने यहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में पूछा है तो इन्फेक्शन और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से, कार्डियो दैट मीन्स हार्ट की यहाँ बात हो रही है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात हो रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड और इन्फेक्शन जैसा टर्म नहीं आएगा। रिमेनिंग दो में अगर आपको डाउट है तो उसको भी क्लियर करने के लिए आप शॉक के बारे में जाइए। अगर वो शॉक पूछ रहे तो हेमोरेज जहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, तो ये इंफ्रैक्शन हमारा क्या है, स्पेसिफिक है हमारे कार्डियोजेनिक शॉक के लिए, क्योंकि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन ही है जिसकी वजह से शॉक जैसी चीजें आती हैं जो हार्ट अटैक में यूज होती हैं या हार्ट अटैक जिसकी वजह से होता है। कार्डियोजेनिक शॉक एक स्टेट है इन विच हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड। यहाँ पर अब देखिए समझ में आया, आपने एक ट्रिक यूज की, आपने तीन ऑप्शन को गलत कर दिया तो एक ऑप्शन जो बचा था वो आपका 100% सही हो गया। तो कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हार्ट क्या होता है, अनेबल पंप होता है सफिशिएंट ब्लड के लिए, ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या होता है जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, वो कॉज होता है इस सिग्निफिकेंट का जो हमारी कार्डियक मसल्स के फंक्शन में रुकावट आती है, जो ब्लड को पंप नहीं कर पाते। तो दोनों का अल्टीमेट गोल वही है, दोनों की अल्टीमेटिंग कॉज वही है, इनसफिशिएंट पंप ब्लड पंप, इसकी वजह से हमारी ये दोनों चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस क्या होती है, मेटास्टैसिस का मतलब होता है ये एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जहां से हमारी प्राइमरी ट्यूमर्स जो हैं वो मूव करके किसी सेकेंडरी ऑर्गन में जाती हैं और वहां पे जाके सेलुलर अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर देती हैं। लोकलाइज्ड ग्रोथ को ऑफ ट्यूमर को हम मेटास्टैसिस नहीं बोलेंगे। स्प्रेड ऑफ ट्यूमर सेल टू डिस्टिंक्ट साइट्स, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ और इंक्रीज इन सेल साइज। तो राइट आंसर इज
ऑप्शन बी, क्योंकि मेटास्टैसिस क्या होता है, प्राइमरी साइट से निकल के सेकेंडरी साइट पे जाना ही मेटास्टैसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज आर प्रेजेंट एट बर्थ। बर्थ के टाइम पे कौन सी डिजीज प्रेजेंट होती है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दबाजी के तौर पे आपको गलत आंसर नहीं लगाना है। उसने पूछा है एट बर्थ, बर्थ के दौरान होने वाली डिजीज कौन सी होती है। तो अगर हम इनहेरिटेड डिजीज की बात करें तो इनहेरिटेड डिजीज जेनेटिक डिजीज होती है जो बिफोर बर्थ ही बेबी में इंड्यूस हो जाती है। कॉग्निशनल डिजीज जो एट अ बर्थ हमारी बेबी में देखी जाती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज जो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है। और डीजेनरेटिव डिजीज वो किसी न्यूरोट्रांसमीटर के डीजेनरेशन या उसके डिक्रीज होने की वजह से होती हैं। तो क्वेश्चन में एट बर्थ पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। कॉग्निशनल डिजीज जो होती हैं वो एट अ बर्थ होती हैं। यहाँ पर आप इसको एक एक्सप्लेनेशन देखिए। कॉग्निशनल डिजीज आर कंडीशन दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ, दे कैन रिजल्ट फ्रॉम जेनेटिक डिफेक्ट्स। जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से हो सकती हैं बट वो पहले से उसमें इंड्यूस नहीं होती हैं। इसमें हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडिंग इन नियोप्लासिया। हम नियोप्लासिया में ग्रेडिंग सिस्टम क्यों यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। क्यों है, इट इंडिकेट द साइज ऑफ ट्यूमर। अगर ट्यूमर का साइज हमें पता चलेगा तो उससे हम उसकी ग्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। इट एक्सेस द डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन या स्प्रेड, वो क्या हो रहा है, तो ये प्रोसेस हमारी मेटास्टैसिस में आएगी। इट प्रिडिक्ट द लाइकहुड ऑफ मेटास्टैसिस, नो। इट एक्सेस द हिस्टोलॉजिकल एग्रेसिवनेस। ग्रेडिंग से हम उसका क्या नेचर को जानेंगे, उसका नेचर क्या है। व्हाट काइंड ऑफ ट्यूमर आर प्रेजेंट इन द बॉडी, वो किस नेचर का है, उसकी इन्वेजन प्रॉपर्टी कितनी है, वो कितनी सेल्स को डैमेज कर रहा है या कितनी स्पीड से वो बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ क्या हो रही है, तो वो हम हिस्टोलॉजिक एग्रीवेंस से पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी इन वुमेन्स। यहाँ पे पूछा है मेलिग्नेंसी का टाइप जो कि वुमेन में बहुत ज्यादा ही होता है। तो ऑप्शन है कोलोरेक्टल कैंसर, ये हमारे मेल और फीमेल दोनों में होने वाले कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर जो ओनली फीमेल्स में इंड्यूस होता है। लंग कैंसर, इट ऑल्सो अकर्स इन मेल एंड फीमेल। प्रोस्टेटिक कैंसर जो ओनली एंड ओनली मेल में इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो सिर्फ वुमेन्स में होता है। वही अगर यहाँ पे सिर्फ मेंस पूछा जाता तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, प्रोस्टेटिक कैंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द कॉज ऑफ एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस क्यों हो रहा है। एंथ्राकोसिस पहली बात होता क्या है, एंथ्राकोसिस एक हमारी इनहेलेशन लंग्स डिजीज है जो किसी भी ऐसे टॉक्सिक केमिकल को इनहेल करने के थ्रू होती है जिसमें हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम डैमेज हो जाती है या रिस्पायरेटरी ट्रैक डैमेज हो जाती है। तो ये कॉज इसमें पूछा गया है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, इनहेलेशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिजीज है जो इनहेलेशन के दौरान किसी भी टॉक्सिक मटेरियल को इनहेल करने से हमारी ट्रैकिया और एल्वोलाइज तक हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमोनियस रिजल्ट उसमें हो जाता है। क्यों, इनहेलेशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एट्रोफी। एट्रोफी क्या है, डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, डिक्रीज इन सेल साइज।
ऑप्शन बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस हमारे बहुत इजी आते हैं क्योंकि हमने प्रिपरेशन की है, उसी जगह कुछ क्वेश्चन हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं क्योंकि वहां पर हमें समझ में नहीं आता है। तो दोनों चीजों को हमें बैलेंस करते हुए अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज द कॉज ऑफ फैटी चेंज इन द लीवर? लीवर में फैटी चेंजेस कब होते हैं या क्यों होते हैं? बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शंस, अल्कोहलिज्म, इंक्रीज्ड आयरन एब्जॉर्प्शन एंड रेड सेल्स डिस्ट्रक्शन। तो अगर हम फैटी चेंज या फैटी मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो लीवर का पहली बात फंक्शन क्या होता है? लीवर का फंक्शन होता है बॉडी में जितने भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसका मेटाबोलाइज करना। लीवर का काम होता है मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल को में कन्वर्ट करना, उसका डाइजेशन करना। तो वो डाइजेशन की प्रोसेस कब नहीं हो पाएगी? जब बॉडी में लीवर का फंक्शन और बढ़ जाएगा। क्योंकि जब हम अगर एक्स्ट्रा इनटेक करने लगेंगे किसी अदर सब्सटेंस को तो लीवर में अदर चेंजेस क्या होने लगेंगे? बढ़ने लगेंगे। वो अदर मॉलिक्यूल को कम मेटाबोलाइट करेगा और जो इनटेक हमने ज्यादा बढ़ाया है उसके लेवल को इंक्रीज करेगा। सो राइट ऑप्शन इज अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म क्या कर रहा है? ये हमारी फैटी चेंज करता है क्योंकि अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन लीवर सेल्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक। अगर हमने कोई चीज ज्यादा इनटेक कर ली है तो लीवर को काम है कि उस चीज को भी वो मेटाबोलाइट करके बॉडी से बाहर निकाले, वरना उसमें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होने लगेगी। तो बॉडी को टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए वो अदर सब्सटेंस का मेटाबॉलिज्म रोक देता है, जिसकी वजह से वही सब्सटेंस हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं और उसमें हमारा लीवर का स्ट्रक्चर और शेप दोनों ही चेंज होने लगता है। उसके अदर एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे कि अल्कोहलिज्म से और क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि डैमेज ऑफ ब्रेन फंक्शन, क्रोनिक हार्ट फेल्योर, पेनक्रियाइटिस, रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन, सिरोसिस एंड एंथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें हमारा ब्लड वेसल्स में भी ब्लॉकेज होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑटो इम्यून डिजीज? ऑटो इम्यून डिजीज होने के कौन से प्राइमरी चांसेस हैं या प्राइमरी फीचर है? तो प्राइमरी फीचर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस के लिए, क्योंकि वो ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो दैट मीन्स खुद से जनरेट होने वाली डिजीज को हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। So right answer is an immune response against self-antigen. Next question is, what is the initial step in acute inflammation? Initial step क्या होता है हमारे acute inflammation का? अब inflammation का मतलब क्या होता है? swelling। कहीं भी हमारी जो सरफेस है उसमें सरफेस एरिया का ज्यादा हो जाना, दैट मीन्स सरफेस एरिया का बढ़ जाना। ये हमारी नॉर्मल स्किन है और यहाँ पर हमारे क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन हुआ है। तो ये इन्फ्लामेशन किस वजह से हुई है? तो इसका प्राइमरी या इनिशियल स्टेप क्या होता है? वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन क्यों होता है? जब हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं, अपना सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, तो अगल बगल की भी सारी वेसल्स में क्या होता है? एक साथ डायलेशन हो जाता है ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए। और जैसे ही ब्लड का फ्लो बढ़ता है, वेसल्स डायलेट होती है, वो अपने सरफेस से थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उस एरिया में हमारी स्वेलिंग हो जाती है। तो इनिशियली स्टेप क्या है इसका? वैसो डायलेशन है। यहाँ पर देखिए कॉन्स्ट्रिक्शन है, सरफेस एरिया कम है तो कम ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पे, बट डायलेशन के केस में क्या है? सरफेस एरिया बढ़ चुका है, तो बढ़े हुए सरफेस एरिया से क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा ब्लड की सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से जो वहां रिकवरी रेट है, रिपेयरिंग रेट है, वो तेज हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी उसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ट्रांसुडेट? ट्रांसुडेट क्या होते हैं? सो ट्रांसुडेट की एक बेटर डेफिनेशन है,
एक फ्लूइड होते हैं जो विदाउट या विथ लो प्रोटीन कंटेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसुडेट बोलते हैं। ये एक छोटा सा टर्म है, व्हाट इज ट्रांसुडेट। सो ट्रांसुडेट इज फ्लूइड विथ लो प्रोटीन कंटेंट। ऐसे प्रोटीन्स कंटेंट जिसमें प्रोटीन का अमाउंट कम है, वो फ्लूइड क्या कहलाते हैं, ट्रांसुडेट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज फॉर आयरन। यहाँ स्टेनिंग की बात हो रही है कि आयरन स्टेनिंग के लिए हम कौन सा स्टेन यूज करते हैं। तो देखते हैं, ग्राम स्टेन हम कब यूज करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में डिफरेंशिएट करने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग का यूज करते हैं, जो कि बैक्टीरिया में किया जाता है। एसिड फास्ट स्टेनिंग क्यों होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं। पर्शियन ब्लू स्टेन, ये स्टेन हम आयरन के लिए करते हैं। कॉन्गो रेड स्टेन, इस स्टेन की यूज हम करते हैं अपने अदर सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी, पर्शियन ब्लू स्टेन। नाम है ब्लू बट ये किसका आर यूज कर रहा है, स्टेन कर रहा है आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the primary function of the adaptive immune system। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है हमारी अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का। तो यहां पर देखते हैं अपने ऑप्शन, प्रोवाइड एन इमीडिएट नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स द सेम वे टू रिपीट एक्सपोजर, रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक एंटीजेंस एंड जनरेट मेमोरी, यूज फिजिकल बैरियर टू प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। तो हमारा राइट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी। कैसे है, जो हमारी अडेप्टिव इम्यून होती है, जहां पर हमारी बी सेल्स इन्वॉल्व हो रही है, जो लिम्फोसाइट्स का पार्ट है, एक स्पेशलाइज्ड रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक एंटीजन मॉनिटरिंग टारगेट रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पर क्या हो रही है, जो भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो टारगेट के थ्रू मॉनिटर किए जा रहे हैं। इट हैज द यूनिक एबिलिटी, उसकी एक यूनिक एबिलिटी क्या होती है कि वो पैथोजेंस को याद रखते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के थ्रू, कि कौन सा पैथोजन हमारी बॉडी में ऑलरेडी पहले से इन्फेक्ट कर चुका है। तो उनके लिए उसे तैयारी नहीं करनी है, जो ऑलरेडी पहले उन्होंने जिस सीक्वेंस में मैकेनिज्म स्टार्ट की थी उस पैथोजन को किल करने के लिए, वो सेम कैस्केड मैकेनिज्म फिर से स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट subsequent exposure elite a faster and more robust response. So last question, what is hyperplasia? Hyperplasia, plasia is what, for number। तो यहाँ पर कहाँ है हमारा नंबर, increase in cell size, decrease in cell size, increase in cell number, change in cell type। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, इंक्रीज इन सेल नंबर। ये हमें याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो ये कुछ 25 बेसिक क्वेश्चंस थे आपके सिस्टमिक पैथोलॉजी के, जो कि बेसिक पैथोलॉजी थी। तो ये अगर आपका एकदम अच्छे से तैयार है तो आपकी 9 से 8 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है। और ना ही सिर्फ 9 से 8, आपके वन डे एग्जामिनेशन जितने भी हैं उनमें आपके पैथोलॉजी से, बेसिक पैथोलॉजी से पूछे जाने वाले ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 9 से 8 एग्जाम। थैंक यू।